तो एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो टाटा के जो डिज़ाइनर्स और जो टीम होती है ना R&D की, उन्होंने पता है मार्केटिंग टीम को क्या कह दिया, ये हमारी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इससे अच्छा हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं बेच पाए ना तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। ये उन्होंने बोला है। टाटा ने अपना जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद सब लगा दिया और उसके बाद आपके सामने एक प्रोडक्ट सामने आया जिसको आप क्या कह रहे हो, CRR। तो लोगों को क्या होता है, जो भी चीज़ नहीं आती है ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कि कैसे 8 लाख की ऑडी मिल रही है, क्योंकि उस ऑडी की कीमत तो 50 लाख है, वो 8 लाख की कैसे मिल रही है। तो लोग लेके देखते हैं और कहीं कहीं डीलर्स भी ट्रिक करते हैं, जितनी चीज़ें बतानी चाहिए कुछ डीलर्स नहीं बताते। आप नॉर्मली अगर नई गाड़ी पे लेते हो तो आपको मिलता है कुछ 8.5 या 8.4 से 9 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप यूज कार लेते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 12.4 से तो स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं कि भैया ये गाड़ी तो 3 दिन पुरानी है, इस पर नहीं, गाड़ी एक भी दिन पुरानी हो गई ना, जैसी सेकंड ओनर होगी, आपका लोन सीधा 12.5% से स्टार्ट होगा और वो 15% तक भी जाता है। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत ही बढ़िया बातें होने वाली है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सर चढ़ के बोल रही है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं कार के, और इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे उसके लिए हमने बुलाया भाई निखिल भाई को। भाई स्वागत है आपका। भाई की जो कार इंडस्ट्री को लेकर नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और सेकंड हैंड कार मार्केट को भी बढ़िया अच्छे से भाई जानते हैं, और उसमें भी जो लूप होल्स हैं वो भी भाई को उस बारे में भी बहुत पता है भाई को, और इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पीयूष भैया बुलाने के लिए, और आप लोगों का भी, दीपक भैया, शोम भैया। और डिस्कस करेंगे हम किस पे, कार्स पे। और मुझे लगता है बड़ा सही टाइम है ना पॉडकास्ट का। बिल्कुल भाई, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, साल खत्म हो रहा है, अगले नए ऑफर आ रहे हैं गाड़ियों पे, कौन सी गाड़ी खरीदनी है ये अब लोगों को पता लगने वाला है, और मतलब बड़ा बढ़िया टाइम है। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा चर्चे में तो आजकल टाटा सिएरा चल रही है, मुझे लगा था। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ आपकी क्या रियल पिक्चर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, क्या फीचर्स है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बताओ। एक बात बताओ, एक अंदर की बात बताता हूँ। ये जो टाटा के जो डिज़ाइनर्स और जो टीम होती है ना R&D की, उन्होंने पता है मार्केटिंग टीम को क्या कह दिया, ये हमारी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इससे अच्छा हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं बेच पाए ना तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। अच्छा, ये उन्होंने बोला है। मतलब टाटा ने अपना जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद सब लगा दिया और उसके बाद आपके सामने एक प्रोडक्ट सामने आया जिसको आप क्या कह रहे हो, CRR। पेट्रोल और डीजल में आई है। अब उसका जो प्राइस आता है, मेरे ख्याल से सब गूगल पे भी अवेलेबल होगा, शायद 11.5 पौने 12 से स्टार्ट है और 20-22 लाख तक एंड कर रहा है, पेट्रोल डीजल में है। अब वो पता है गाड़ी चर्चा में क्यों है, देखने में बहुत लोगों ने, आपने भी सुना होगा दीपक भैया, डिफेंडर जैसी लग रही है, मिनी डिफेंडर मिनी डिफेंडर कह सकते हैं। और वैसे भी ये चर्चा में इसलिए भी आई कि बहुत पहले भी ये CRR नाम से गाड़ी थी 50 टाटा की, इन्होंने फिर से रिलीज करी है। 50 साल पहले मिनी डिफेंडर लग रही है। उस टाइम पे भी गाड़ी बहुत चली थी जब आई थी टाटा सिएरा। उस टाइम तो गाड़ी का क्रेज ही अलग हुआ करता था। शायद आज एक मार्केट को हम अलग तरीके से देखते हैं, उस टाइम तो रहीसी होती थी। सही बात है। आज भी है रहीसी, बट आज क्या है, लोन के चक्कर में हर आम आदमी तक पहुंचती है। दोबारा आते हैं सिएरा पे। पता है क्यों चर्चा में आ रही है? पहले तो टाटा ने अपना सब कुछ इसमें झोंक दिया कि भाई जो है ना सब झोंक दिया और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। मुझे लगता है अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। उसका रीज़न क्या है? पहले बात करते हैं उसकी लेंथ की। सेल्टोस से ज़्यादा लंबी है, क्रेटा से ज़्यादा लंबी है, क्रेटा से ज़्यादा ऊंची है। सबसे अच्छी बात, एक बात अगर हम इंडियन मार्केट में करते हो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च किया उन्होंने, हर कोई एवरेज के बारे में पूछता है, एवरेज अच्छी दे रहे हैं। पता है मेरे ख्याल से, मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि अभी तक वो ऑन रोड आई नहीं है तो वैसी एवरेज नहीं निकाल सकते, बट जितना टाटा बताएगी उतना मानते हैं, 29.6 किलोमीटर पर लीटर। अरे बाप रे, तो बाइक वाला एवरेज है, बाइक वाला एवरेज, स्कूटी वाला एवरेज है तो बाइक वाला, और अच्छा एवरेज है। और इस सेगमेंट में जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ, अगर i20 अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है Hyundai का, वो कहती है मेरा टॉप मॉडल 13-13.5 लाख का है, ये अपना बेस मॉडल 11.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 13 में इनका बेस मॉडल आ जाएगा। और बेस मॉडल और 13.5 लाख में इस तरीके से मिड साइज SUV मिलना इंडिया में मुश्किल है। अगर हम विटारा की भी बात करें, ग्रैंड विटारा, वो भी थोड़ी सी इससे ज़्यादा महंगी रहेगी, फिर इतने फीचर्स नहीं दे रही जो ये दे रही है। वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है, इसकी अगर आपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखी होगी, डिजिटल क्लस्टर है, और इस रेंज में इतना बड़ा सनरूफ दे रही है पैनोरामिक। और मैंने एक चीज़ देखी इसकी, जो मैंने जाके देखी थी गाड़ी को, जो लोग पीछे बैठ रहे हैं ना, उनका लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बूट स्पेस भी अच्छा है आपका सामान वामान रखने के लिए, हाइट भी है गाड़ी में। तो इन शॉर्ट टाटा ने
झोंक दिया है खुद को, जो उसकी टीम ने बोला है ना टाटा ने कि भाई हम इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसे बेचो। और एक बात बताता हूँ, ये बिकेगी। आप बता रहे थे प्री बुकिंग दबा के हो रही है। प्री बुकिंग दबा के हो रही है, नेट पे चेक करना, गूगल पे 6 महीने की वेटिंग है। मेरे 4 रिलेटिव्स ने की है, 6 महीने की वेटिंग है। और कलर नहीं, मुझे ये कलर चाहिए भाई साहब, ये कलर है और आपको ये लेना पड़ेगा। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और भाई जो उसका टॉप मॉडल है 21-22 लाख का, तो वो आपके हिसाब से वर्थ इट है कि तुम टाटा सियरा ले रहे हो 5 सीटर जो इसकी 30 की एवरेज है लगभग, तो वो वर्थ इट है 21-22 लाख के हिसाब से? 100% वर्थ इट है। 21 लाख अगर ये एक्स शोरूम बोल रहे हैं तो शायद वो 23-24 लाख में आपको मिल जाएगा। और अगर इस रेंज में आप दूसरी गाड़ी भी लेते हो तब भी क्रेटा के लिए भी आपको टॉप मॉडल के लिए 24, 24.5, 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सेम आपके सेल्टोस के लिए भी, सेल्टोस ने भी अपना लॉन्च किया है तो उसके लिए भी आपको इतने करने पड़ेंगे। बेस्ट प्रोडक्ट है। पर फर्क वाइज देखा जाए तो जो सबसे महंगा मॉडल है इनका, उसमें क्या इंफोटेनमेंट वाइज क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? अलग है। आप स्क्रीन साइज देखोगे, आप बेस मॉडल में देखते हो तो आपको स्क्रीन साइज मिलता है, शायद इसमें डुअल स्क्रीन हैं, बट अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो उसमें आपको 3 स्क्रीन दिखती हैं। स्क्रीन साइज 1, 2 और 3 पार्टीशंस की अलग अलग स्क्रीन हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और अगर आप फीचर देखोगे तो आपको शायद बेस मॉडल में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी, इसमें मिलेंगी। एम्बिएंट लाइटिंग का जो फीचर है उसमें नहीं रखा जाएगा, उसमें रखा जाएगा। प्लस जो छोटे छोटे फीचर्स रहेंगे, लाइक एयर प्योरीफायर, बहुत छोटा सा फीचर है, बट वो शायद आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, बेस में नहीं मिलेगा। बट अगर सेफ्टी वाइज बात करें तो गाड़ी कितनी सेफ है? सेफ्टी वाइज अच्छा खासे इसके टेस्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से इंडियन आई कैप भी टेस्ट हुआ है इसका, और ग्लोबल भी हुआ है सी कैप, तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। सेफ्टी वाइज कोई टाटा की गाड़ी, मुझे नहीं लगता टाटा नेक्सॉन ने इस माइंडसेट को चेंज कर दिया था, ये तो सियारा है। भाई अगर गाड़ी में एयर प्यूरीफायर भी तो बढ़िया फीचर है, इसको छोटा सा फीचर क्यों कर रही हो? तो तगड़ी चीज़ है आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से हवा खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर है। और गाड़ी के एयर प्यूरीफायर लेजिट होते हैं, बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये इसके लिए काफ़ी टेस्ट भी करे गए हैं कि वो जो रीडिंग होती है हमारी दिखाती है, हाँ। AQI रीडिंग होती है, उसको आपने एयर प्योरीफायर ऑन किया, रीडिंग डिक्रीज करती है, एक्चुअल में काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फीचर्स बोलने के लिए है, जस्ट अनदर फीचर डाल नहीं दो, है, चलेगा, फीचर है चलेगा। भाई, फीचर है, एयर प्योरीफायर है। और हम दिल्ली NCR में अगर हम बैठे हैं, हाँ, सही का बहुत बड़ा फीचर है, बड़ा फीचर है भाई ये। और एक बड़ा फीचर मुझसे छूट गया था, सॉरी कहूंगा, क्योंकि उन्हें कमेंट कर देंगे, ये कमेंट बहुत अच्छे करते हैं सब, क्यों लेवल 2 का एडास मिल रहा है। अरे अडास भाई जरूरी है। अब इस पे भी देखो डिबेट हो सकती है कि लेवल 2 का एडास है, कितना काम करेगा, कितने उस मतलब यूजफुल है या नहीं, बट कंपनी दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडास हर गाड़ी में नहीं आता, वो भी लेवल 2 का मिल रहा है, तो ठीक है। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा कभी कभार शायद एडास उस तरीके से काम नहीं करता, बट आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई है तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, बहुत कोहरा पड़ता है, तो उसमें एडास काफ़ी काम आ जाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको विजिबिलिटी और एडास बता देगा आगे कौन सा व्हीकल चल रहा है, तो उस तरीके में एडास काफ़ी ज़्यादा, जो इम्प्रूव्ड एडास आया है वो काफ़ी यूजफुल है। कभी कभार एडास सिस्टम थोड़ा सा वो हो जाता है, अगर तुमने आगे वाला एक्टिवेट करा हुआ है फ्रंट सेंसर्स, तो वो ऑटोमेटिकली कभी भी ब्रेक मार देता है। ये आपने मुझे बताया था कि भाई आगे गए ब्रेक मार दी, एकदम खुद डर जाते हो कि क्या हो गया, तो ये थोड़ा बहुत रहता है ग्लिच। मुझे लगता है शायद वक्त के साथ ये भी इम्प्रूव हो जाए। लेवल 2 है, आगे जाके शायद लेवल बढ़े, बट पीयूष भैया गाड़ी बहुत मज़ेदार है, गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है। ये जो सेल्टॉस ने भी नया मॉडल निकाला है अपना, तो फीचर्स भी कुछ ऐड करे हैं उसमें या फीचर्स सारे सेम है? फीचर्स तो ऐसा कुछ अलग, एडास है उसमें, एडास पहले भी था सेल्टोस में, टॉप मॉडल में अगर आप देखोगे तो मेन जो उसके फेसलिफ्ट में उन्होंने चेंज किया, इम्प्रूव किया है, साइज़ में बहुत मिनिमल डिफरेंस है, मिलीमीटर्स का डिफरेंस है, इसलिए उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आगे से ग्रिल चेंज की गई है, हेडलैम्प्स चेंज की गई है, टेल में अगर आप देखोगे तो टेल लाइट को काफ़ी चेंज किया गया है, गाड़ी की साइड से प्रोफाइल थोड़ा सा बदली गई है। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो गाड़ी के इंटीरियर पे कम ध्यान दिया गया, इंटीरियर पे दिया गया है,
फीचर्स पे कम दिया गया क्योंकि ऑलरेडी सेल्टोस काफ़ी लोडेड आती थी। ऐसा कोई फीचर्स उसमें ऐसा नहीं है जो इंक्लूड करके काफ़ी अलग तरीके से। पर लोग इतना डिस क्यों कर रहे हैं भाई इस वाले अपकमिंग मॉडल को जो आ रहा है 2026 में? हर गाड़ी जो आप आगे से देखते हो ना, मज़ा आगे से देख के ही पता चलता है गाड़ी का मज़ा, तो वो थोड़ा सा उन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया है। जो ग्रिल में चेंज किया वो पसंद नहीं आ रहा। बट वो तो अच्छा लगा मेरे को, तो जो सेल्टॉस में जो ऐड हुई है नई ग्रिल। हाँ, थोड़ा सा मतलब शायद लोग कहते हैं ना जिससे प्यार होता है उसे छोड़ नहीं पाते, तो इसलिए शायद उसका प्यार पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। प्यार है। आज हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। एक फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है जिसे हम किंग कार भी कहते हैं, राजा गाड़ी भी कहते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देंगे तो शायद जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं उस गाड़ी से वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर वो अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया पे कमेंट करके दिखाएंगे भी। तो वो मुझे लगता है शायद लोगों का जो प्यार था उससे एक ट्रेडिशनल जो उसका लुक था आगे से वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसलिए। भाई अगर ईवी की भी बात करें तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि वैगनार भी ईवी में आ रही है। तो वैगनार तो हमेशा चर्चे में रही है, सोशल मीडिया पे भी मीम्स भी बनते आए हैं वैगनार्स के ऊपर, वैगनार लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या वैगनार ईवी सक्सेसफुल रहेगी आपके हिसाब से? मुझे पता है क्या लगता है, वैगनार की तो हम बात करेंगे। वैगनार आती है मारुति से, राइट? मारुति की गाड़ी आती है। मारुति मेरे ख्याल से ईवी में सबसे लेट आई थी। आपने देखा होगा शायद लास्ट मंथ उन्होंने अपना एक इवेंट किया और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईवी लॉन्च करी और उसके साथ उन्होंने ना एक प्लान भी लॉन्च किया कि गाइज हम दिल्ली में बैठे हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन चंडीगढ़ है, तो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ जो कि 220 या 250 किलोमीटर का जो रास्ता रहता है उसमें वो खुद मारुति अपने 65 प्लस स्टेशंस, ईवी स्टेशंस लॉन्च करेंगे। ओके। मतलब वो चाहते हैं कि हर 5 किलोमीटर में इंडिया में ईवी स्टेशंस रहें। तो इसीलिए जो मारुति की जो अब अगली गाड़ी आने वाली है, क्या कहते हैं जिसे हम वैगनार, वो बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। और रीज़न उसका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी शायद वैगनार का प्राइस रहता होगा शायद 7 लाख या 6.8 लाख से स्टार्टिंग है। उसका प्राइस ईवी का इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 8.5 लाख। वैगनार इलेक्ट्रिक 8.5 लाख, मतलब इस प्राइस में अगर वो ईवी दे रही है और मारुति में लोगों का ट्रस्ट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि शायद बाकी कंपनीज अभी जुड़ी होंगी इंडियन कस्टमर से, मारुति शायद 1970, 75, 80 से कस्टमर के साथ जुड़ी है और उनकी सर्विस, उनकी मेंटेनेंस और उनका जो कहते हैं ना आफ्टर सेल्स जो कनेक्शन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। उनका बेस और उनकी जो कहते हैं ना जड़ उनकी जो है वो काफ़ी गहरी है इंडिया में, जो शायद बाकी कंपनीज अभी उसको ट्राई कर रही हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर ईवी की ओवरऑल मार्केट का क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं डिक्लाइन होती जा रही है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। ग्लोबली तो अभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो वोल्क्सवैगन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना 50% बजट कम किया ईवी के लिए। और एक और बहुत बड़ी यूएस की कंपनी है, अगर आप गूगल करेंगे पता चलेगा, उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्शन है ईवी को होल्ड पे डाला है। बजट कम नहीं किया बट होल्ड पे डाला है। ये इतने बड़े स्टेप्स ईवी को लेके, और एक बहुत फरारी हो गई आपकी, लिम्बॉर्गिनी हो गई, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया भाई आप ईवी बनाओ, आप ईवी चलाओ, हम तो अपनी गाड़ी ईवी में नहीं बनाने वाले। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है बाहर की कंट्रीज़ में, कि भाई यहाँ पे तो इंडिया में फिर भी लोगों को दिक्कत है ईवी लेने के बाद भी, वहाँ पे तो इतनी नहीं है, बट फिर भी ड्रॉप क्यों आ रहा है? ये पता है, ये ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट लगने चाहिए मेरी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए। चाहे वो आप मैं 10 लीटर फ्यूल कैपेसिटी रखूँ, चाहे 20 रखूँ, चाहे 30 रखूँ। बट ईवी में अभी भी शायद वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए कि विदिन 3 और विदिन 4 मिनट्स हम उसको चार्ज कर पाएँ। अगर मैं कहीं निकल रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार जाके अपनी गाड़ी को चार्ज करूँ, मैं यही चाहूँगा कि मेरे को एक साथ हो जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद ये डाउन आ रहा है। प्लस अभी EU जो है, यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोप की सारी कंट्रीज़ आती हैं, उन्होंने अभी कहा था आज से 2 साल पहले कि 2035 तक, 35 के बाद कोई भी गैस की गाड़ी, वो गैस कहते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल कहते हैं, वो गैस कहते हैं, कोई भी गैस की गाड़ी उनकी रोड्स पे नहीं चलेंगी। पिछले महीने उन्होंने थोड़ा ढील बढ़ती कि हाँ चलेगी, ये वाली चलेंगी, वो वाली नहीं चलेंगी। मतलब गवर्नमेंट तक इसमें ढील बढ़ रही है यूरोप में। बट भाई जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस बन जाएंगे ईवी को चार्ज करने वाले स्टेशंस, तो फिर तो ईवी का बढ़ना जायज़ है। क्योंकि मैं एक स्टैट्स पढ़ा था कि 2030 तक रोड पे तुमको 70% गाड़ियाँ ईवी दिखने वाली हैं। तो ये तो फिर ग्रोइंग है। ऐसा होने वाला था, और ईवी का अपना एक मार्केट हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा ईवी का मार्केट। बट सुनने में आ रहा है कि आजकल कुछ फ्लैक्स फ्यूल का भी डिमांड, मतलब डिमांड कह रहा हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में, और शायद हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ भी काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी कंपनी अपने R&D में हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है।
हाइड्रोजन फ्यूल अभी तक शायद इंडिया में मेरे ख्याल से किसी गाड़ी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भी आने वाली है और वो मुझे लग रहा है ईवी को बहुत ज़्यादा हिट करेगी। तो शायद ये जो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें गेम पता होती है, और बड़े प्लेयर्स कहीं भी 1-2 साल की गेम नहीं खेलते, वो हमेशा देखते हैं अगले 15 साल 20 साल में क्या होने वाला है। 1-2 साल की गेम्स तो छोटे प्लेयर्स खेलते होंगे, बट बड़े प्लेयर्स तो उनके दिमाग में है कि नहीं यार ये सस्टेन नहीं कर पाएगी ईवी। तो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े जो कहते हैं ना, ये अपना इन्वेस्टमेंट और वगैरह खींच रहे हैं शायद ईवी से। भाई मैं एक चीज़ देख रहा था, जो मर्सिडीज़ और BMW है, तो मर्सिडीज़ अपना कॉस्ट कट करने के लिए BMW से इंजन लेगी, तो मतलब मर्सिडीज़ में भी अब BMW के ही इंजन आएंगे। तो ऐसा हो रहा है, और आपको पता है इसके बारे में कि क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से शायद कॉस्ट कटिंग के लिए भी है ये, और शायद ये टेक्नोलॉजी शेयर की भी एक डील हुई है इनके बीच में, क्योंकि हमेशा BM के जो इंजन्स देखते हैं वो स्पोर्टी इंजन्स रहते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से, बाकी वही है, जब डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में तब, बट हो सकता है, माइट भी। भाई 2026 की बात करते हैं, और कौन कौन से गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बताओ। पहले बात करते हैं हम किसकी, हिंडाई की। हिंडाई की एक आयोनिक कार करके काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट काफ़ी हाई बजट की है, तो वो लॉन्च होने वाली है। उसका बजट ठीक ठाक रहेगा, 40 के अराउंड। आपकी टाटा में आने वाली है हाई राइडर, और टाटा में आने वाली है अर्बन क्रूज़ ईवी, हाई राइडर 7 सीटर। आपकी जो लोग बहुत पसंद करते हैं लैंड क्रूज़र FG प्राडो, वो भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, प्राडो वापस आ रही है अगले साल। और अगर मैं बात करूं MG में, तो MG लॉन्च करेगी, जो उन्होंने अब शायद कर भी दी, MG हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, प्लस आएगा। और MG की 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बट वो काफ़ी हाई बजट की है, अप्रॉक्स मोर देन 40 लाख से। एक आ रही है MG की मैजेस्टर करके एक गाड़ी है, जैसे हमारी ये थी अभी ग्लॉस्टर थी, शायद ग्लॉस्टर को ये डिसकंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक 7 सीटर उसी की तरीके की गाड़ी ला रहे हैं, मैजेस्टिक। ग्लॉस्टर तो लेकिन भाई सक्सेसफुली चली है, अच्छी खासी लोगों ने ग्लॉस्टर पसंद चली करी। है, ग्लॉस्टर ने अच्छा बिजनेस किया है। आई थिंक कुछ कंपनी की कंपनी की जो होगी स्ट्रेटजी अलग होगी। MG की भाई साइबरस्टर भी काफ़ी चर्चे में साइबरस्टर आ रही है, साइबरस्टर आ रही है, बहुत आ रही है। साइबरस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई थिंक कन्वर्टेबल कार्स में इस बजट में इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकालना मुश्किल है। उससे Z4 का कंपैरिजन हो रहा है उससे, और Z4 बहुत पुराना बट मार्केट। कंपैरिजन का लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि Z4 एक कम्प्लीटली अलग ही स्पोर्ट्स कार और वो वाली फील है, और वो मतलब है ईवी, तो बैटरी मतलब वो वाली फील है ही नहीं उसमें। लोग कहीं कंपेयर से पता है भी तब भी करने लग जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सिमिलर है उनका। डिज़ाइन सिमिलर है, बट जैसे आपने कहा कि वो Z4 एक बहुत हैवी मशीन है, तो उससे उसका कंपैरिजन करना गलत है, बट ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से लोग करते हैं। और अब शायद कन्वर्टेबल कार भी लोगों के बजट में आ रही है, वरना कन्वर्टेबल कार लोगों के बजट में नहीं आ पाती थी। आई थिंक 75 उनकी, शायद में 75-76 की उनकी शायद Correct. कॉस्ट रहती है, शायद 80 के आसपास on road। 75 शायद ऑन रोड प्राइस है, वो वाला प्राइस है उनका एक शोरूम का। कन्वर्टेबल जो अभी तक लोग ले रहे हैं वो प्री ओन्ड सेकंड हैंड ही खरीद रहे हैं। अब से आगे आगे आप कह रहे हो कि बजट में बजट बन जाएगा लोगों का, MG के चक्कर में बजट बन सकता है, और आपका अच्छी गाड़ी भी ये आपकी होने वाली है। और बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक मैं बात बताता हूँ आपको शुभम भाई भी। किया, मैं चेक कर रहा था कि किया अगले साल क्या लॉन्च करने वाला है। सेल्टोस लॉन्च कर दिया 2026 की, सिर्फ साइरोस लॉन्च कर रहा है, वो भी ईवी में, बस 2 गाड़ियाँ। सिर्फ 2 गाड़ियाँ। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, या तो वो करेंगे, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अगर नहीं करा तो भाई आप कर दो, बट अब तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ साइरोस जो आपकी है ईवी में आ रही है, और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट आ रही है। और एक चीज़ और आ रही है टाटा की, जो हम भूल गए, सियरा के जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सियरा भाई 3 महीने और रुकोगे तो सियरा ईवी में आ रही है। अच्छा, ओके। 15 लाख से स्टार्टिंग है। हाँ, 15 लाख से स्टार्टिंग है, मज़ेदार होगी भाई। 15-20 लाख आप ईवी में डाल रहे हो, क्योंकि अभी ईवी एक्सपेरिमेंटल है इंडिया में, बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन 50-60 लाख आपको लगता है वर्थ इट है ईवी में डालना? शायद नहीं, शायद नहीं। अगर आप 50-60 लाख खर्च करते हो तो आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपको चाहिए तो आपके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है, आपको चाहिए तो आपके पास मेरे ख्याल से BM में अच्छी गाड़ी आ जाती है, आप BM में X3 ले सकते हो। और अगर आपको लेना है मतलब थोड़ा सा बजट हाई करके, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको ऑडी में भी SUV के काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आप अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जितना आपको फॉर्च्यूनर भी ले रहे हो तो उतना तेल वगैरह भी नहीं डलना इंसान का, अगर रनिंग कम है तो। इतना नहीं डल सकता, बिल्कुल नहीं डलेगा।
लोग कहते हैं ना एवरेज अच्छी है, ये अच्छी है, फ्यूचर नहीं, इतना नहीं, आप कवर नहीं कर पाओगे। आप पूरे दिन तो नहीं गाड़ी, कोई 24 घंटे तो पूरे दिन गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये चीज़ सही है कि अगर आप 60 लाख रुपए डाल रहे हो तो एक बार सोच सकते हो कि वर्थ भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अभी इंडिया में अवेलेबल है। भाई 50-60 लाख में टेस्ला का जो मॉडल है जो टेस्ला भी- 5 जो भी इंडिया में अभी लॉन्च लॉन्च किया है इन्होंने, हाँ। तो वो तो अभी हो चुका है। अभी अब अगले साल टेस्ला कौन सा मॉडल लेके आ रही है, उसका प्राइस क्या रहेगा और वो कितनी बढ़िया रहेगी? उनके शायद अभी वाई जो है उसका शायद 58 लाख से 73 लाख का टॉप मॉडल है इनका। अगले साल आ रहा है इनका मॉडल 3 जो थोड़ा बहुत आपका वाई की तरह होगा। उसके बाद आ रहा है आपका मॉडल एक्स, और मॉडल एक्स जो इनका वो सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है, जो होगी 2 करोड़ की। 2 करोड़ की गाड़ी टेस्ला की मॉडल एक्स, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शायद अभी ये लॉन्च कर देंगे अगस्त में। ये इंडिया में इतनी महंगी है इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, या फिर ये जनरली वहाँ भी महंगी है? इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है इंडिया में। अगर जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। आपको पता है फॉर्च्यूनर खरीदते हो, शायद भाई के पास फॉर्च्यूनर है, तीनों के पास फॉर्च्यूनर है। तो ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ, आप अगर आज की तारीख में 52 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो तो उसमें से आप 25 लाख टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट। सही बात है, हाँ। वो कहते हैं कि आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, गवर्नमेंट कहती है, चैलेंज करती है, आप फॉर्च्यूनर लेके दिखाओ, हम इतना महंगा कर देंगे। उसके बाद भी जो लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं ना, इसलिए उनकी इज्जत होती है। इसलिए उनकी वैसे इज्जत वो हर होती गाड़ी है। में 100% ड्यूटी तो है ही, वो तो कोई भी गाड़ी है। बट फॉर्च्यूनर में इन्होंने जिस तरीके से सैस और ये सैस का परसेंटेज जो ऊपर कर दिया इन्होंने अभी जो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स। शायद मेरे ख्याल से वो इतना टैक्स है, शायद उसी गाड़ी, उसी चक्कर में उस गाड़ी का उतना टोरा भी है। बट टोरा वैसे उसके मॉडल, उसकी शेप और उसकी जो है ना उसका चलाने का तरीका, उससे है वो टोरा उससे भी देखा है, जाए तो। उससे भी है। और ये भी तो भाई 2026 में बहुत मतलब चेंज कर रहे हैं नहीं फॉर्च्यूनर। आ रहा है, फॉर्च्यूनर का आ रहा है। वो भी तो बढ़िया आ रही है। इसे क्या हम कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर इज कमिंग, अगली बहुत अच्छी आ रही है। तो वो हाइब्रिड आ रही है। शायद नहीं, शायद मेरे ख्याल से अभी, शायद मेरे ख्याल से वो हाइब्रिड ना आए 2026 में मेरे ख्याल से। बट देखते हैं कंपनी क्या निकालती है, उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है। फॉर्च्यूनर को कंपेयर किया जाता है हमेशा से एंडेवर से, तो आपको कौन सी बेहतर लगती है? मैं जब लास्ट पॉडकास्ट में आया था, पता है, मैंने एंडेवर बोला था, बट आज मैं फॉर्च्यूनर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर आज भी उसी तरीके से मार्केट में टिकी हुई है, अपनी रिस्पेक्ट बना के, और न्यू जनरेशन लॉन्च कर रही है। मतलब एक रिलायबल कार है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, और अगर आप उसे बेचने जाते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेरेटिव टू एंडेवर। और इनकी रनिंग भी बढ़िया रहती है कि 7-8 लाख किलोमीटर भी चला लो तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखो, इंडिया का अगर हर मंत्री फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, बहुत बात है, कुछ नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बात है, बहुत बात है गाड़ी में रुतबा है, तो हमेशा एंडेवर के ऊपर अब मैं फॉर्च्यूनर को ही रखूंगा। फीचर्स तो भाई किया भी देती है। तो मैं किया को फॉर्च्यूनर से ऊपर नहीं बोलने लग जाऊंगा। सही बात है भाई। भाई महिंद्रा क्या लेकर आ रहा है? महिंद्रा ने ईवी में और अपनी जनरली मार्केटिंग करके और गाड़ियों में एक रेवोल्यूशन सी ले आया, वो भी फीचर्स लोड करके जब लाए थे गाड़ियाँ। अब थार भी उनकी अच्छी चल रही है, अब क्या नया आने वाला है अगले? महिंद्रा रॉक्स तो आ चुकी है, और आपकी BE6 भी आ चुकी है। BE6 ही दोबारा लॉन्च होगी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल विद न्यू जनरेशन। और थार को अभी शायद ईवी में नहीं लाए, रॉक्स नहीं लाए, अगले साल लाने की सोच रहे हैं। और XUV वगैरह में कुछ अपग्रेड आना? सबसे बड़ी चीज़ कौन सी थी हमारी? 700 थी ना, XUV 700 700 बदल गई, वो 7XO कर दिया भाई साहब ने। अच्छा, वो सेम टेक्नोलॉजी पे सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने XUV 300 को चेंज करके 3XO करा था, वैसे ही वो चेंज कर रहे हैं हमारी 7XO को। थोड़ा बहुत चेंज है, स्क्रीन का साइज़ और बड़ा किया गया है, पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी सी बड़ी है। बॉडी लाइन में आगे से देखोगे तो हेडलाइट बिल्कुल चेंज कर दी है, टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करके अलग तरीके से, और जो पूरी बॉडी लाइन है उसे शार्प किया गया है। और पीछे वाले जो कंप्लेंट रहती है, जो लोग सबसे पीछे बैठते थे उनके लिए स्पेस, जो 6 और 7 जो हमारे पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए स्पेस को बढ़ाया गया और ठीक ठाक बढ़ाया गया। बट अभी कहते हैं ना, अभी किसी शोरूम में वो आई नहीं है, तो उस तरीके से अभी उसको देखा नहीं गया। बट जो कंपनी प्रो बता रही है ये वो इन्फॉर्मेशन है बस, बट ठीक ठाक चीज़ें बढ़ाई गई हैं। बट इनकी कार्स में कंप्लेन्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे रील आती रहती है कुछ ना कुछ, कि कहीं गाड़ी रुक गई, कोई फीचर अटक गया या स्क्रीन अटक गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। इतने क्यों आ रहे हैं इसमें? ये 2 चीज़ें महिंद्रा को बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी। एक उनके रॉक्स की जो हुआ था, ये कि जब उनका आप रिवर्स कैमरा लगाते हो, और ये मेरे भी फ्रेंड्स ने और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमने जब रॉक्स का कैमरा आपकी रिवर्स गियर लगाई,
कैमरा थोड़ा सा लैग करा। ये तो एक बहुत छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉक्स की बात बता रहा हूँ, जब लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब शायद उन्होंने सॉफ्टवेयर का ग्लिच होगा, उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया होगा। एक कार उनको बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिला था एक कार से, उनकी जो आई थी BE6। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं से मिल गया कि जब उन्होंने अपनी कार को लॉन्च किया तो 6E नाम रखा गया था। अब एक इंडिया में एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है जो दावा करती है कि 6E उनका है, जो कि सही भी होगा। तो इसीलिए उनको अपना नाम ही चेंज करना पड़ा। ये जो आप BE6 जो गाड़ी देखते हो, इसका नाम पहले 6E था, तो इसका नाम चेंज करके BE6 रखा गया। और इस गाड़ी में बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिली कि ये इधर रुक जाती है, उधर रुक जाती है, गर्म हो जाती है। इसकी मल्टीपल रील्स आई थी, तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म मिला। मुझे लगता है जितना इस गाड़ी को प्रेज मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म मिल गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पेशियस है, फ्यूचरिस्टिक कार है। अगर आप इसको रोड पे भी इसका रोड प्रेजेंस देखोगे ना, तो आप निकल के देखोगे यार ये कौन सी गाड़ी है। इट लुक्स डिफरेंट, रोड प्रेजेंस है, फ्यूचरिस्टिक है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इंटीरियर भी थोड़ा सा अलग है, और एक्सटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंटीरियर भी अच्छा है, इंटीरियर बुरा अच्छा नहीं है, अच्छा। तो जितना उसको प्रेज मिलना चाहिए था, मुझे लगता है दीपक भैया, उतना यार क्रिटिसिज्म मिल गया। अब बट ये है कि आपको इंजन अच्छा बनाना पड़ेगा। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की, अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर कस्टमर आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई थोड़ी सी सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं। ये मार्केट अभी पिछले मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी। काफ़ी लोगों ने सेकंड हैंड अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी लेना शुरू किया था। अब थोड़ा ना टाइम से ये समझ में आ गया कि यार ये गाड़ियाँ जितना एवरेज ये लोग बताते हैं उतनी नहीं मिलती हैं, जितना इनका प्राइस है उससे डबल पैसे लोग ले लेते हैं जो रीसेलर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ अभी सही चल रहा है या फिर नहीं है, या एक्चुअली में इसकी रियल पिक्चर क्या चल रही है अभी सेकंड हैंड कार मार्केट? मुझे पता है क्या लगता है, पिछले 3 साल में जो इतना बूम आया है, आई थिंक इसके रिगार्डिंग, प्री ऑन्ड के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को क्या होता है, जो भी चीज़ नई आती है ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है, कि कैसे 8 लाख की ऑडी मिल रही है, क्योंकि उस ऑडी की कीमत तो 50 लाख है, वो 8 लाख की कैसे मिल रही है, तो लोग ले के देखते हैं। नो डाउट ये गाड़ियाँ महंगी होती है, नई लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और कहीं कहीं डीलर्स भी ट्रिक करते हैं। डीलर्स जितनी चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ डीलर्स नहीं बताते, ज़्यादातर बताते हैं बट कुछ नहीं बताते। हालांकि अब ये मार्केट भी सैचुरेट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 5 साल में ये मार्केट एक 2 पैरेलल मार्केट आके खड़े हो जाएंगे, न्यू कार एंड यूज़ कार, और दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे अब आपकी ईवी है, अभी ईवी प्री ऑन्ड कार्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, अब आने वाले 1-2 साल में वो भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है यूज़ कार का भी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि डीलर ट्रिक करते हैं, कोई डीलर करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप एक मैकेनिक लेके, या फिर आप इंस्पेक्शन PDI कराते हो अपनी गाड़ी का, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराते हो, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी बिना किसी इशू के ले सकते हो, मुझे नहीं लगता। पर कुछ ऐसा भी होता है जब आप सेकंड हैंड कार पे लोन लेते हो तो महंगा इंटरेस्ट मिलता है आपको? ये थोड़ा सा आपने जो बताया पीयूष भैया, थोड़ा सा रहता है कि जब आप नॉर्मली अगर नई गाड़ी पे लेते हो तो आपको मिलता है कुछ 8.5 या 8.4 से 9 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप यूज़ कार लेते हो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 12.4 से तो स्टार्ट होता है, मतलब 12.5% से स्टार्ट होगा। और ऐसे नहीं कि भैया ये गाड़ी तो 3 दिन पुरानी है, इस पर नहीं, गाड़ी एक भी दिन पुरानी हो गई ना, जैसी सेकंड ओनर होगी, आपका लोन सीधा 12.5% से स्टार्ट होगा, और वो 15% तक भी जाता है। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि अगर ले रहे हो पुरानी गाड़ी तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दो, ताकि लोन की जो EMI आपको जो इफेक्ट कर रही है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बाकी बहुत लोगों को नहीं पता था कि इसकी जो EMI जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। भाई ये जो नया GST लॉ है, रूल आया है, और GST कम हो गया है, परसेंटेज कम हो गया है, इस वजह से भी कुछ मार्केट में इफेक्ट हुई है सेकंड हैंड कार मार्केट? बहुत ज़्यादा। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ ना, एक नेक्सन गाड़ी का अगर एग्जांपल लें, तो जब आपको नेक्सन, अगर वो 1 साल पुरानी नेक्सन बेचते हैं प्री ऑन्ड मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख शायद कम प्राइस में, GST के बाद 75,000 तो वैसे ही सस्ती हो गई। तो जो एंड यूज़र होता है वो कहता है यार मेरे को जब 50,000 ही फ़र्क पड़ रहा है तो मैं एक नई गाड़ी लूँगा ना फर्स्ट ओनर, मैं क्यों सेकंड हैंड पे जाऊँगा। तो हर गाड़ी पे एक अच्छा खासा अमाउंट कम हुआ है, क्योंकि GST का भी बहुत ठीक ठाक अमाउंट कम हुआ है। ऐसे नहीं है 1-2% हुआ था, बहुत ठीक ठाक हुआ था, शायद 28 से किसी का 18 पे भी आया है, और किसी का 18 से शायद कम भी हुआ है। तो इसलिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है प्री ओन्ड के मार्केट पे, बहुत ज़्यादा। मेजर इम्पैक्ट उन पे पड़ा है जो 50 लाख से महंगी गाड़ियां हैं, और प्री ओन्ड लोग मोस्टली वही वाले सेगमेंट में लेते हैं, ज़्यादातर हाईयर सेगमेंट में लेते हैं। वो जैसे आप बताते हो कि यार जो 12-15 लाख की ले रहा है ना, वो तो नहीं ले लेगा, वो नहीं ले उसके लेगा। पास तो बहुत ऑप्शंस आ गए। उसके बाद बतेरे ऑप्शन आ गए। 20 लाख से कम में ना इंडियन मार्केट में ना काफ़ी कुछ खुला पड़ा हुआ है अभी। तो 50 लाख से जब आप ऊपर जाते हो ना, 50 लाख से जो ऊपर फिर कस्टमर खर्च करते हैं ना, तो फिर कस्टमर का तरीका अलग हो जाता है गाड़ी देखने का। उसके लिए मेरे ख्याल से कार से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट।
तो वो ट्रस्ट प्री ओन्ड मार्केट अभी धीरे धीरे बना रही है, और जीएसटी का उस पर भी बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा, तो बड़ा मुश्किल काम था। भाई लोगों ने सुपर कार्स भी सेकंड हैंड कार्स खरीदी हैं, तो वो भी सही चीज़ है खरीदने के लिए आज की डेट में। मैं पता है, अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप 50 लाख से ज़्यादा या 60 लाख या 1 करोड़ खर्च कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे को गाड़ी कहाँ से लेनी है, किस डीलर से लेनी है। फिर उस गाड़ी के बैकग्राउंड से ज़्यादा उस डीलर का बैकग्राउंड आपके लिए मायने रखना चाहिए। अगर मैं किसी को 80 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो एक ब्रांड एंटिटी नहीं है, वो एक डीलरशिप है, एक सिंगल पर्सन एंटिटी है, तो जैसे आप ब्रांड के बैकग्राउंड देख के BMW लेते हो, तो आपको उस डीलर का बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। गाड़ी तो अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट्स अ मैकेनिकल थिंग। नई गाड़ी भी बाहर निकलते मैंने बहुत ख़राब होती हुई देखी है, और सेकेंड हैंड कार्स भी 10-10 साल चलती हैं। बट जिस पर्सन से आप ले रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना, तभी आप समझ पाओगे कि आप 80 लाख देने लायक भी है कि नहीं, जो मुझे लगता है। अच्छा भाई, जब हम अभी तो हम मिड साइज़ गाड़ियों की, मिड रेंज प्राइस 50 लाख के अराउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 1 CR टच करते हैं, जैसे डिफेंडर हो गई, तो डिफेंडर अगर किसी को पसंद नहीं आ रही, तो सेम बजट में उसको कोई ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आता। जैसे रेंज रोवर के या तो जो मॉडल्स पसंद आते हैं वो फिर हाई बजट है, या बिल्कुल ही 60-70 लाख वाले हैं, वोक पे चले जाओगे या सीधा वोक पे आ जाओगे। या बीमर है, तो बीमर का भी सेम सही हाल है कि सिमिलर कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा। तो आपके हिसाब से अगर डिफेंडर वाली रेंज पकड़े, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट डिफेंडर वाली रेंज पकड़ के डिफेंडर जैसा कुछ, या कोई और आपको अगर लेनी हो तो आप क्या लोगे? अगर मुझे डिफेंडर का मेरे पास बजट है, तो एक ऑप्शन अभी है इंडिया में, हालांकि मैं वो नहीं लूँगा, बट एक ऑप्शन है, क्योंकि उसके आसपास के ऑप्शन बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि या तो सीधा इवोक पे आना पड़ता है, या फिर आपको वेलार पे या वोक पे जाना पड़ता है, और ऑटोबायोग्राफी तो फिर बहुत ज़्यादा, या जी वैगन G60। वेलार भी काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, वेलार भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बड़ी लगती नहीं है। लगती। वेलार और डिफेंडर को कंपेयर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि डिफेंडर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है उससे। ज़्यादा बढ़िया है। तो आप टेस्ला की कार्स अगले साल वेट कर सकते हो, जो टेस्ला की लॉन्च हो रही है। टेस्ला की 3 कार्स लॉन्च हो रही है, मॉडल 3, Z एंड एक मॉडल और है उनका, तो वो वेट कर सकते हो आप। बट डिफेंडर का ऑल्टरनेट ढूंढना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। आपको पर्सनली डिफेंडर कैसी लगती है? बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीता गाड़ी है, बहुत रॉयल गाड़ी है, बहुत बीस्ट है, और उसकी जो प्रेजेंस है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कार उसके आसपास उस बजट की गाड़ी में दे पाएगा। बट आपको उसका इंटीरियर हल्का नहीं लगता कंपैरेटिवली कि इतनी लग्जरी? छोटी सी स्क्रीन है बहुत। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लगती है, मैं जब उसमें बैठता हूँ स्क्रीन हल्की सी लगती है कि हाँ यार, बट जब आप उसमें पीछे बैठ रहे हो और उसको चला रहे हो, जो उसका कंफर्ट है ना और मज़ेदारी है, तो वो ना फीका पड़ जाता है उसके आगे सब, मुझे लगता है। और जो उसकी बिल्ड है, मुझे लगता है बिल्ड के लिए ही वो उसका जो रोड प्रेजेंस है अपना बिल्ड के चक्कर में ही बना रही है वो। जैसे आपकी AMG हो गई, आपकी AMG कह रहा हूँ 63 हो गई, जी वैगन जिसे हम कहते हैं, उसका भी रोड प्रेजेंस है पूरा, लोग पैसे लगाते हैं उसमें। अभी मैं एक जी वैगन देख रहा था, उस गाड़ी की कीमत शायद थी 2 करोड़ 12 लाख, उसमें पर्सन ने 60 लाख रुपए अंदर लगवाए हैं। मतलब 60 लाख आप गाड़ी पे लगाओ बाहर, समझ में, उसने इंटीरियर में 60 लाख खर्च करे थे। भाई इंटीरियर तो वैसे ही बढ़िया होता है। मैंने कहा सर क्यों करे, कह रहे वाइफ को पसंद नहीं आया। 60 लाख एक बहुत बड़ा रकम है। तो यही है कि जो आपने बताया कि डिफेंडर के बजट में, मेरे पास भी सही बताऊं उसका आंसर नहीं है कि उस बजट में ऐसी प्रेजेंस रखने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। अगर आप जाओगे, अगर आप BM में भी जाते हो, BM में भी मुझे उसके आसपास कुछ नहीं दिख रही है। अगर आप X7 लेना चाहते हो तो आप X7 ले सकते हो। अगर आप ऑडी में जाते हो तो Q8 एक लॉन्च हुई है अभी, Q8 की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। बट वो सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो अनकन्वेंशनल्स हैं, अनकन्वेंशनल कार्स हैं। वो कोई भी इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग, इसकी ना एक गाड़ी अलग है डिफेंडर। आप X7 ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, Q8 ले सकते हो, बट नहीं GLE भी तो इस रेंज की है। GLE ले सकते हो, GLE 350 होती है। थोड़ी सी महंगी है, बट मतलब वो GLE थोड़ी 145 की है, वो 1 करोड़ 45 नहीं, वो GLS नहीं है महंगी। GLS उससे भी महंगी है। GLS उससे भी महंगी है। तो वो बीस्ट अलग है सारी। GLS आप 450 देख सकते हो, GLS 450 से भी ज़्यादा आती है। तो वो तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चले गए। भाई अगर हम वापस आए 20 लाख की रेंज वाली गाड़ियों पे, तो आजकल 2 सबसे टफ कंपेटिटर कौन कौन से चल रहे हैं? क्रेटा और सेल्टॉस ही चल रहे हैं, या फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं ब्रांड्स, या जैसे होंडा एलिवेट
ने भी सेम साइज़ में करा था, पर होंडा ज़्यादा चली नहीं। बुरा लगता है एलिवेट के बारे में सुन के। तो अभी कंपटीशन कौन सी गाड़ियों में चल रहा है मिड साइज़ एसयूवी में? मेजरली अगर हम 20 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो 2 गाड़ियों के जिनके आपने लिए वो है ही क्रेटा सेल्टोस। तीसरी गाड़ी इसमें और जुड़ चुकी है जिसे हम MG हेक्टर भी कहते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद है। MG हेक्टर प्लस थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, उसको 20 से 22 लाख 23-24 लाख खर्च करने पड़ते हैं, बट जब आप MG हेक्टर ले रहे हो ना तो वो आपको 20 लाख के बजट में मिल जाती है। तो वो एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि यार MG हेक्टर भी लूँ या ये लूँ या वो लूँ या टाटा हैरियर लूँ। अब तो EV में भी लॉन्च हो चुकी है हमारी हैरियर। तो ये 4 गाड़ियाँ हैं जो मुझे लगता है 20 लाख से या 20 लाख 22 लाख के अराउंड लोगों के इंटरेस्ट में रहती है और कन्फ्यूजन लोगों की रहती है। फिर वो अपने बजट के हिसाब से उस गाड़ी को लेते हैं, अवेबिलिटी के हिसाब से भी। आप किसको प्रेफर करते हो? आप कौन सा ब्रांड पर्सनली प्रेफर करते हो? पर्सनली टाटा, टाटा, देन Hyundai। आज की तारीख में टॉप मोस्ट फेवरेट सियारा, द सेकंड वन इज क्रेटा। अगर आपका 20 से 22 लाख का बजट है, सियारा एंड टाटा, मतलब सियारा एंड आपकी क्रेटा बेस्ट का। होंडा भी तो नई गाड़ियां ला रहा है अच्छी। होंडा भी ला रहा है। होंडा की अभी एक WRV आ रही है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। होंडा CRV हाइब्रिड आ रही है आपकी। एक होंडा की आ रही है गाड़ी O अल्फा करके, वो भी अच्छी है। एक होंडा की गाड़ी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में अगर उसे लॉन्च कर दे, आपने भी उसका नाम बताया था, प्रेल्यूड। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में उसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो होगी, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो शायद नहीं भी करें, अभी शायद 2027 तक वेट करें। तो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी, बट ठीक है, होंडा भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हैं, देखते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बट एलिवेट के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं भाई मार्केट में, जैसे कि अभी वियतनाम का ब्रांड विनफास्ट आया है, तो वो कैसा लगता है आपको? वो आपने कुछ देखा है उस ब्रांड की? उनकी 2 गाड़ियाँ आई हैं ना, VF6 and 7, 2 उन्होंने EV लॉन्च की है। अच्छा ब्रांड है, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो अभी मार्केट में भी कम ही है, बट लोगों को अच्छी लग रही है वो। लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि उनको बजट के हिसाब से और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है। अभी तक 2 ही मॉडल लॉन्च किए हैं उन्होंने बस, विनफास्ट नहीं। आई थिंक वियतनाम का ब्रांड है जो आपने बताया था ना? ये पहला वियतनाम का ब्रांड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो जर्मन के साथ टकराने के लिए मतलब बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि इंडिया में या तो आपको पावर देनी पड़ेगी जर्मन कार्स की तरह, इंजन देना पड़ेगा, या आप मारुति हुंडई की तरह हो जाओ कि आपको बजट देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें दोगे और आप कोशिश करोगे तो फिर आपका हाल वैसे ही होगा जैसे फोर्ड का हुआ था। आप अपने आप को मार्केट में नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे क्योंकि उनका बजट, वो कहते हैं यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। फोर्ड कहता है यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो कहता है, इंडियन मार्केटिंग टीम कहती है कि यार आप इस प्रोडक्ट को 18 लाख में कोई नहीं लेगा। वो कहता है मैंने इसमें सेफ्टी दी है, ये दिया, कहता नहीं चाहिए। आप एक हैचबैक को 18 लाख बना दो कि कोई नहीं लेगा, आप उसे बनाओ 7 लाख। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई एक और गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, थार रॉक्स और जिमिनी। दोनों को लोग कभी कभार कंपेयर भी कर लेते हैं क्योंकि थार का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है मोर लेस जिमिनी की तरह ही होता है, उतना ही है। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो? कौन सी बेटर है? नो डाउट मुझे लगता है कि आई थिंक थार थोड़ा सा अपर रहती है। रीज़न क्या है कि वो बजट के हिसाब से भी अपर रहती है। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, हमारे हनी सिंह ने भी बोला था कि नैनो और रोल्स रॉयस में फ़र्क होता है, तो इतना फ़र्क नहीं है बट फ़र्क है। वो थोड़ी सी इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो एज़ कंपेरेटिवली इसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी लेंथ देखोगे तो कंपेरेटिवली थार से कम है। अब मैं सिर्फ थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ अभी मैं रॉक्स पे तो आया ही नहीं, क्योंकि रॉक्स से अगर मैं कंपैरिजन करने लगा फिर तो वो कंपेयर करने वाली गाड़ी ही नहीं। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज थोड़ी सा सेम सा है, थोड़ा सा इनका सेम है 3 डोर वाली 3 डोर का जिमिनी का। अब सेम हो गया, रॉक्स के आने के बाद काफ़ी कम प्राइस हुआ है 3 डोर का। पर बहुत लोगों ने ये बोला है कि जिमनी भी बहुत कामयाब है थोड़ी, की ऑफ रोडिंग टाइप और पहाड़ों पे स्नो में जिमनी भी काफ़ी चलती है। नो डाउट गाड़ी अच्छी है, बट अगर हम दोनों को सामने खड़ा कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट जो पड़ेंगे वो थार पे पड़ेंगे। उसके मल्टीपल रीज़न है, प्यार है, ठीक है ना, वो प्यार कहीं ख़त्म नहीं होता। जहाँ प्यार आ जाता है ना वहाँ शायद फीचर्स पीछे पड़ जाते होंगे, और उस गाड़ी से लोगों का प्यार है, मेरे ख्याल से बहुत प्यार दिया है। अब किसी भी स्टेट को पकड़ लो, थार को बहुत प्यार मिला है। और वैसे भी गाड़ी थार ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू जिमनी। जिमनी एक ओल्ड गाड़ी है, आज से 60 साल पहले लॉन्च हुई थी 1960-65 में, दोबारा डिसकंटिन्यू हुई और ये 50 साल बाद इंडिया में आई है। उन्हें बहुत उम्मीद थी जिमनी से, पता है कि ये करेगी, बट ठीक है देखते हैं। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो जिमनी जैसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना सही है? अगर आपका आज की तारीख में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका बजट 9.5-10 लाख के अराउंड है
और आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं इंडिया में, या तो थार 3 डोर या जिमनी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि थार 3 डोर का बेस मॉडल लेना चाहते हो तो आप वो ले लो 9.5-10 लाख में, या जिमनी में थोड़ा सा एक ऊपर से मतलब टॉप से नीचे का मिल जाएगा तो वो ले लो। तो अगर आपको फीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं जिमनी सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडर हो, फीचर जाए भाड़ में, फीचर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप ले लो कौन सी वाली, अपनी थार, सिंपल। अच्छा भाई, इनोवा की बहुत डिमांड चल रही है। इनोवा कई लोगों को पैसे भी वापस कर रही है, इतनी ओवर बुक्ड चल रही है। तो इनोवा में ऐसा क्या है जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जो नई इनोवा आई है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या फीचर्स हैं, क्या नया आ रहा है? ये जो आपकी इनोवा की जो कहानी स्टार्ट हुई थी, आपको पता है इनोवा कहाँ से शब्द आया? इनोवा जो टोयोटा की जो R&D टीम है, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, वी नीड टू डिज़ाइन अ कार विद वर्ड इनोवेशन। वो इनोवेशन से ड्राइव करके बनाया गया इनोवा। जब ये पहले लॉन्च हुई थी तो इनोवा नाम रखा गया, जब इसके दोबारा नेक्स्ट जनरेशन आई तो इसे क्रिस्टा कहा गया, इनोवा क्रिस्टा। और अब क्रिस्टा से भी जो नई जनरेशन आई है उसे हम कहते हैं हाई क्रॉस। पता है क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसे लोगों का? सबसे पहले लोगों का प्यार हमेशा इनोवा पे ही बना हुआ था, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो हमेशा बना रहा। प्लस जो आपको स्पेस मिलती है हाई क्रॉस में, मैं बैठा हूँ मल्टीपल टाइम्स, जो आपको पीछे रिक्लाइनर सीट्स मिलती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और जो पीछे के लिए स्पेस मिल रहा है, ऐसी आपको 70-80 लाख की गाड़ी आप ले लोगे ना, MG की एक गाड़ी आती है, शायद उसे हम M9 कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कार कहते हैं हम उसे, वैसा स्पेस आपको हाई क्रॉस में मिलता है। और उस बजट कितना है उसका? अगर बेस मॉडल से स्टार्ट करोगे तो 18,90,000 से स्टार्ट होता है उसका बेस मॉडल, और एक्स शोरूम प्राइस जाता है 28 लाख। तो अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो तो आप 32 लाख रुपए खर्च करते हो। तो जब आपको एक 60 लाख वाली गाड़ी के फीचर्स आपको मिल रहे हैं एक 32 लाख की गाड़ी में, तो मुझे लगता है आप लेके जाओगे। इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, 2.8G आपका इंजन मिलता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, आपको पैनोरामिक सनरूफ। उस रेंज में मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा अगर पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है तो वो हाई क्रॉस का ही होगा, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता किसी का होगा। हम बात कर सकते हैं कि XUV 700, बट उसका भी शायद थोड़ा सा कम छोटा ही होगा। हाई क्रॉस मल्टीपल फीचर्स हैं उसमें, और जो सबसे पीछे लोग बैठते हैं जिन्हें हम 6th और 7th पैसेंजर कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कंफर्ट है, रियर एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है। इन शॉर्ट एक कहते हैं ना फैमिली के लिए परफेक्ट कार है। बट मेरे को लगता है यंगस्टर थोड़ा बचते हैं इनोवा से। फैमिली कार ज़्यादा है, जो शॉफर जिनके पास है, ड्राइवर है, सेल्फ ड्राइव लोग कम करना पसंद करते हैं इनोवा को। थोड़ी इमेज भी बन गई है उसकी टैक्सी वाली। बिल्कुल सही। तो वही है कि मैंने जैसे कहा फैमिली कार, अब जो लोग 3 या 4 लोग हैं जिनकी फैमिली में, या 5 लोग हैं, वो कहेंगे यार मैं ना एक मिड साइज़ SUV ले लूँगा, मैं हैरियर की तरफ चला जाता हूँ यार, या फिर मैं अगर लेना चाहता हूँ मुझे स्पोर्टी चाहिए बट मुझे 7 सीटर चाहिए तो मैं सफारी ले लेता हूँ यार। तो ये भी सफारी भी और आपका हाई क्रॉस भी आपस में कभी कभार टकराती हैं, हालांकि बजट का फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सफारी शायद आपको स्टार्ट हो जाती है 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 15.5 लाख से, या 18.5 लाख से स्टार्ट होती है। बट सफारी एक टाइम था जब पुरानी वाली स्कॉर्पियो और सफारी, टाटा सफारी का कंपैरिजन होता था, बट अब सफारी की इतनी डिमांड बची नहीं। ये नया जो डिज़ाइन आया है इतना कामयाब नहीं है। मैं इसका भी आपको भी काट रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार भी टाटा को ही मानूंगा। भाई आप सफारी ला दी आपने, ठीक है, उसके साइड में आपने हैरियर खड़ी कर दी। लोग कह रहे हैं क्या फ़र्क है भाई, 2 सीट ज़्यादा है, ऐसा मत करो भाई। 7 सीटर के साइड में अगर आप हैरियर लाके खड़ी कर दोगे, और आप वो, क्योंकि वो एक स्पेशियस 5 सीटर के हिसाब से मानी जाती है। एक ऐसा भी कस्टमर है हमारे इंडिया में जो कहता है कि यार मुझे ना 7 सीटर का फील चाहिए, 7 सीटर का स्पेस चाहिए, गाड़ी मुझे 5 सीटर चाहिए। तो वो हैरियर फुलफिल करती है उसको, क्योंकि आपने उसका बूट देखा होगा और पीछे की सीट देखी होगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है सफारी शायद अपने ही, कहते हैं ना, अपने ही भाई से, अपने ही छोटे भाई से धोखा खा रही है। और पुरानी टाटा सवारी की लुक भी बहुत अच्छी थी भाई, बोल्ड लुक थी उसकी, बोल्ड लुक थी, वो बढ़िया लगती, इसीलिए भिड़ती थी पहले स्कॉर्पियो से वो। बट अब थोड़ा सा फेसलिफ्ट आया है उसका, उसकी लाइट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है, तो ठीक है। थोड़ा आप में अगर आप सामने से देखोगे तो कहीं कहीं आप जब तक उसको पीछे से नहीं देखोगे आप पहचान नहीं कर पाओगे कि सफारी और हैरियर। कुछ गाड़ियां भाई जो पुराने मॉडल्स थे ना वही तगड़ी लगती थी और वही जमती थी। पजेरो भी उनमें से एक है, जो पहले वाला मॉडल कितना तगड़ा लगता था। सफारी का भी सिमिलरली पहले वाला ही था जो एकदम तगड़ा था। हाँ, जैसे आप स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में भी बात कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में लोगों ने स्कॉर्पियो एन को वैगनआर बोलना स्टार्ट किया था, बट वो इमेज से निकल चुकी है। स्कॉर्पियो पावर है गाड़ी में, और अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बहुत लाइट है भाई, वो चलाने में मैंने चलाई है, बहुत लाइट है, स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है शायद महिंद्रा ने ना बड़े स्मार्टली कस्टमर को पकड़ के रखा है उस प्राइस रेंज में वेरिएंट लाने के लिए। वो 18 लाख में दे रही है स्कॉर्पियो को,
और अगर आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए तो 19 लाख में आपको एक Z8 सेलेक्ट करके एक बहुत अच्छा वेरिएंट है। तो जो भी स्कॉर्पियो ले रहा है इस टाइम इंडिया में, Z8 सेलेक्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए पेट्रोल, बाहर वालों के लिए डीजल, उठा के ले जाओ, आँख बंद करके ले लो। आग बंद करके लो। स्मार्ट मॉडल है वो, सारे फीचर्स हैं, टॉप मॉडल में मत जाओ, 6 लाख रुपए बचा लो, ये वाला ले लो Z8 सेलेक्ट, बहुत बढ़िया है। अच्छा भाई, कुछ अलग टाइप की गाड़ियां हैं जैसे किया कार्निवल हो गई, तो ऐसी गाड़ियों पे आपका क्या टेक है जो थोड़ी अलग ही टाइप की है, बहुत कम दिखती है पर बहुत शौकीन लोगों के लिए होते हैं, शायद उनकी सेकंड या थर्ड कार हो जाएगी पर कोई फर्स्ट कार ऐसे प्रेफर नहीं करता। किया कार्निवल लिमोजिन, बहुत बढ़िया लिमोजिन क्लास है वो। और जैसे मैंने बताया कि एमजी की एक M9 करके आती है, उसे माफिया कार भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो ऐसे ही जो आपकी किया कार्निवल है ना लिमोजिन, वो बहुत स्पेशियस है। इंडिया में इकलौती अभी एक ऐसी गाड़ी है जिसके डोर्स आपको बिना आप बटन पे क्लिक करो वो ओपन हो जाते हैं, स्लाइड होके उसका डोर ओपन होता है। या तो आप उसे की से कर सकते हो या फिर आप उसे बटन होती है उसमें, उस पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी एक वीडियो भी आई थी अभी 4 महीने पहले, एक बहुत वायरल हुई थी, एक बहुत बड़े एक्टर थे तो वो किया कार्निवल का डोर ऐसे ओपन कर रहे थे एंड उसके बाद वो उनसे ओपन नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि यार कैसी गाड़ियाँ बनाते हैं, बट ऐसी गाड़ियाँ नहीं है, बहुत स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं ये। तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है, मतलब आप अगर कार्निवल में बैठोगे ना, लिमोजिन में बैठोगे, आप चाहे आप फ्रंट सीट पे बैठ जाओ, चाहे आप लास्ट सीट पे बैठ जाओ जहाँ पे 6th और 7th पैसेंजर बैठते हैं, आपको कहीं भी उस गाड़ी में फ़र्क नहीं पता चलेगा, जर्क नहीं लगेंगे और इतना स्पेस है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कैप्टन सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टार्ट ही लिमोजिन ने किया था कि सेकंड वाली रो में आपको 2 सीट्स देते हैं और वो एक्चुअल में स्पेशियस है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, पैनोरामिक सनरूफ, आपको सब कुछ मिलता है। और शायद जो इसका लॉन्च हो रहा है 2026 में या 25 में मॉडल लॉन्च हुआ है, वो 70 लाख का है। प्री ओन्ड में मिल जाएगा आप 20-22 पर लाख इसका में। जो कॉम्पिटिटर है वो जैसे टयोटा की भी है, मर्सिडीज की भी है, तो ज़्यादा बेटर कार्निवल ही मानते हो आप या टयोटा भी बढ़िया कर रहा है? टोयोटा। बाकी आप एमजी में जैसे मैंने बताया M9, उसको भी आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास है वो। और एक गाड़ी पता है बहुत मुझे लगता है उसके बारे में इंडिया में बहुत बात होगी, उसे हम कहते हैं विटारा, ग्रैंड विटारा 3 रो वाली आने वाली है। मतलब अभी तक 2 रो आती है, अब उसमें 3 रो आने वाली है। और प्राइस भी उसका ज़्यादा नहीं रखा, अभी तक कंपनी शायद अनाउंस करी मेरे ख्याल से 16-17 लाख, और मज़ेदार गाड़ी हो। बट आपको लग रहा है मतलब अगर वो बड़ी करेंगे फिर उसे, या फिर वो कॉम्पैक्ट, फिर वो अर्टिगा वाली फील आ सकती है, बट देखते हैं, कुछ सोचा होगा मारुति ने। सेम आपकी जो विटारा है उसको वो ईवी में ला रहे हैं अगले साल, आपकी फ्रॉन्क्स ईवी आ रही है। विक्टोरस भी सही गाड़ी है, टोरस अभी मारुति ने जो लॉन्च की है वो भी एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। वो है तो आपकी 5 सीटर बट कम प्राइस में आ रही है, बहुत 10.90 से स्टार्ट है उस गाड़ी का, और उसमें फीचर्स दे रखे हैं मज़ेदार, जो आप फीचर सोच सकते हो ना वो फीचर दे रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है किया और एमजी से इंस्पायर होकर मारुति ने बहुत सारे फीचर्स डाले हैं, बट गाड़ी अच्छी है, ऑन रोड चल रही है अभी, बजट में अच्छी गाड़ी मिल रही है। 10.9 से उसकी स्टार्टिंग है और 19 लाख तक उसका टॉप मॉडल मिल जाता है। भाई स्कोडा ऐसी कंपनी भी अपने इंडियन मार्केट में इतना सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन एक टाइम था ऐसे सुपर्ब थी, अलोरा थी, बहुत नाम था उनका, बट फिर भी ये स्कोडा लॉन्च कर रही है नई गाड़ियाँ, ऐसे काइलैक लेकर आई है, तो फिर भी क्यों ये आ रही हैं और ये इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई इंडियन मार्केट में? मुझे शायद यही लगता है इंडियन मार्केट में ना, किसी भी मार्केट में शायद मार्केटिंग सबसे बड़ी फैक्टर रहता है, तो उस हिसाब से स्कोडा शायद मार्केटिंग में पीछे रह गई। और दूसरी चीज़, इंडियन मार्केट में सस्टेन करना है तो भाई आपको प्राइस भी कम रखना पड़ेगा, हालांकि उन्होंने किया, काइलैक का प्राइस रखा है उन्होंने 7.5 लाख, 7,80,000, बट तब भी लोगों को हिट नहीं करी, क्योंकि शायद इंडियन मार्केट में ना प्राइस भी एक फैक्टर होता है और ब्रांड भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि क्रेटा आज की तारीख में जब स्टार्ट हुई थी तो 7 लाख से बिकना स्टार्ट हुई थी, बट आज जो क्रेटा बिक रही है आपकी वो शायद 20 से 22 लाख में बिक रही है, बट लोग तब भी उसे ले रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में ब्रांडिंग और प्राइस दोनों साथ साथ चलती है। लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि अगर वो लेके आए तो उनका पड़ोसी बोले भाई ये गाड़ी ले ली तूने, तो ये इंडियन मार्केट में एक बुरी बात है, बट एक ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्रांड भी चाहिए, उन्हें फीचर्स भी चाहिए, उन्हें प्राइस भी कम चाहिए। तो अगर आप स्कोडा लेके आते हो तो शायद आपको लोग कम एक्नॉलेज कर रहे हैं इंडिया में आज की तारीख में, जितने ज़्यादा अगर आप लेके जाते हो, सेल्टोस लेके जा रहे हो या एमजी की कोई गाड़ी लेके जा रहे हो, हेक्टर लेके जा रहे हो, क्रेटा लेके जा रहे हो, तो या थार रॉक्स लेके जा रहे हो, तो लोग ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं। और इंडिया में ये है कि लोग चाहते हैं कि उनको गाड़ी लेने के बाद लोग एक्नॉलेज करें कि यार ये गाड़ी ले ली तुमने। सही बात है। और भाई सिट्रोइन भी आई है अभी इंडिया में, मार्केटिंग भी कर रहे हैं वो अभी अच्छी खासी, लेकिन अभी इतना नहीं दिख रही सड़कों पे, पर हमने सुना है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा है चलाने का। आपको कैसी लगती है सिट्रोइन की कार्स? सिट्रोइन अगर बिल्कुल सच बोलूं, मैंने उस गाड़ी को आज तक चलाया नहीं है,
और 3 साल से वो मार्केट में है, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल हो गए उसे इंडियन मार्केट में। ब्रांडिंग पे भी ठीक ठाक पैसा वो खर्च कर रहे हैं, और शायद उनकी कोई भी गाड़ी सिट्रोएन की, मुझे याद है शायद कोई भी 10 लाख से नीचे उनकी शायद नहीं आ रही आज की तारीख में। 9.9 या 10 लाख से ऊपर ही आ रही है, तो वो भी एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है, बट बड़ा मुश्किल, दिखने में बढ़िया नहीं है वो, प्लस इंटीरियर वाइज भी नॉर्मल ही है जैसे पुरानी बड़ा गाड़ी मुश्किल है मुझे लगता है। जहाँ Hyundai एग्जिस्ट करती हो, जहाँ किया एग्जिस्ट करती हो, जहाँ MG एग्जिस्ट करती हो, जहाँ टाटा अपने गढ़ में हो, और जहाँ महिंद्रा भी अपने गढ़ में काम करता हो, वहाँ एक सिट्रोन का आना या विनफास्ट का आना, और फिर अपना कहते हैं ना दबदबा बनाना, धमाल करना मुश्किल है फिर बहुत मुश्किल है भाई। वरना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो उनका नया मॉडल लॉन्च हुआ था, और अब भी वो कुछ नया कर रहे हैं, चेंज कर रहे वरना हैं। अगले साल आ रही है जो अभी लॉन्च होगी ना, उसमें एक बड़ा मेजर चेंज वो कर रहे हैं, डुअल स्क्रीन दे रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक सियारा करके कार है, उसमें डुअल स्क्रीन आती, ट्रिपल स्क्रीन आ रही है, 3 स्क्रीन होती हैं। स्क्रीन एक ही है, पार्टीशन स्क्रीन के अंदर ही है। तो सेम जो गाड़ी कर रही है, वरना भी कर रही है, वो डुअल स्क्रीन ला रही है, थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ बड़ा रहेगा, और आपका लेवल 2 एडास आएगा अब वरना में भी, एंड बाकी माइनर चेंजेस होंगे। कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि हमने क्या देख लिया, या कोई बहुत बड़ा लॉन्च नहीं होने वाला वरना का कि यार देखो वरना वी आर गोइंग टू लॉन्च वरना, नहीं, साइलेंटली लॉन्च होगा, कुछ फीचर्स चेंज किए जाएंगे। और भाई ऑडी का क्या लगता है आपको, ऑडी क्या क्या चेंजेस कर रहा है, कुछ कर रहा है अपनी इमेज को चेंज करने के लिए, कुछ अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं? ऑडी का थोड़ा सा अभी कहते हैं ना कि पता नहीं, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत मार्केट अलग है। ऑडी का मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, रीज़न शायद बड़ा मुश्किल होगा, उनकी R&D टीम या मार्केटिंग टीम देख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा ऑडी का मार्केट नीचे गया है। या इमेज उसकी चेंज हुई है, या उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वो जो चेंज आने चाहिए था, इवोल्यूशन करना चाहिए था, शायद वो नहीं किया। बट ऑडी को बहुत नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में। इंडियन मार्केट में काफ़ी नुकसान हुआ है, बाहर का मार्केट तो उसके हिसाब से पता नहीं, बट इंडियन मार्केट में ऑडी की इमेज जो पहले थी, और वो बहुत इस तरह, एक ग्राफ होता है आपका ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है, एक ग्राफ ऐसे नीचे आता है। मैंने प्री ओन्ड मार्केट में उसका ग्राफ ऐसे नीचे आते हुए देखा है। प्री ओन्ड में भी लोग प्रेफर नहीं कर रहे ऑडी, नहीं कर रहे, मर्सिडीज मांगते हैं वो लोग, BM मांगते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए GT ले जाते हैं BM की। ऑडी में वो बात नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मतलब लोगों को बहुत पसंद थी किसी टाइम पे। अगर मैं बात बताऊं, A6 के लोग दीवाने थे, A6 कहते थे यार क्लास। A6 और ऑडी TT भी बहुत फेमस थी पहले, वो तो उन्होंने बिल्कुल मार्केट से ही हट गई अब तो TT तो, बट थी किसी टाइम पे, बट हाँ नुकसान है उन्हें पिछले 3 साल में। भाई बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, हम अब हमेशा एक ऐसा सेगमेंट रखते हैं जिसमें हम रिकमेंडेशन लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ बजट पूछूंगा, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस रेकमेंड कर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से 10 लाख के बीच, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट बजट है तो वो कौन सी गाड़ी पे जा सकते हैं? ऑफ रोडिंग थार, फैमिली वालों के लिए टाटा नेक्सॉन, क्योंकि अब GST के बाद उसका प्राइस कम हुआ है, एंड जो यंगस्टर्स हैं, जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए 10 लाख से ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अच्छा। हाँ, उनके लिए फिर, क्योंकि या तो हैचबैक्स ही अवेलेबल है 10 लाख से नीचे, और कुछ ऐसा अवेलेबल होगा नहीं। नेक्सन में ये नेक्सन या फिर थार ऑफ रोडिंग। बट ग्लांजा भी अच्छा ऑप्शन है। ग्लैंजा इट्स लाइक बलेनो की तरह है, बट ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो आप 6,80,000 की गाड़ी ले सकते हो। 6.80 से उनकी स्टार्टिंग है बलेनो की, शायद ग्लैंजा की भी इसके आसपास की होगी, 20-25 लाख, ठीक है भाई 10 से 20 लाख के बीच? 10 से 20 लाख के बीच आज की तारीख में अगर हम बात करें, टाटा की एक गाड़ी है टाटा सिएरा। अगर आपको एक भरोसेमंद प्रोडक्ट चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, तो क्रेटा या सेल्टोस। और अगर आप चाहते हो कि मेरी फैमिली में लोग तो 4 हैं, बट यार मैं बहुत सामान लेके चलता हूँ, तो टाटा हैरियर। और 20 से 30 पे आ जाए तो? 20 से 30 का ना बड़ा ट्रिकी वाला, पता ये रहता है, ये सबसे ट्रिकी कस्टमर है 20 से 30 का, क्योंकि ये 20 से 30 के वो लोग होते हैं जो 18-15 से 20 पे आते हैं, और वो लोग भी हैं जो 35 से भी कभी कभार 30 पे आते हैं। तो ये सबसे वनरेबल लोग होते हैं जो कुछ भी करते हैं। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं, सिर्फ स्टार्टिंग की बात करूं कि यार अगर मेरे को 20 से 22 खर्च करने हैं, आप स्कॉर्पियो भी ले सकते हो, आप ले सकते हो MG हेक्टर प्लस, सॉरी। और अगर आपका बजट, आप उन लोगों में से हो जो 28, 30, 32 लाख का जिनका बजट है, आप हाई क्रॉस ले लो। और जैसे आपने बताया कि और कौन सी हम गाड़ी ले सकते हैं, 7 सीटर में तो आपकी हाई क्रॉस आ गई, और आपकी ग्रैंड विटारा तो 20 से नीचे की आ जाएगी। मेनली हाई क्रॉस ही है इस बजट में आपको। या फिर आप अगर टाटा सफारी का टॉप मॉडल लेना चाहते हो, तो आप 26 लाख में ले सकते हो, 26 से 27 लाख में आएगा।
तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं एंट्री के लिए, ये दो, और लास्ट के लिए आपकी हाई क्रॉस या सफारी। और अगर हम 30 to 50 में जाएं, क्योंकि थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो 30 से 50 ही पकड़ लेते हैं एक बार को, तो कौन सी रेकमेंड करोगे आप? अब इसमें डिपेंड करता है कि आप लग्जरी ब्रांड में जाना चाहते हो या फिर किसी और में। अब इसके ऊपर आपका एक तो टोयोटा आ जाता है, या इसके ऊपर आपके अब 3 ब्रांड इंडिया में ओपन हो जाते हैं जिन्हें हम BMW, ऑडी या मर्सिडीज़ कहते हैं। मैं इस टाइम रिकमेंड करूँगा कि आप जा सकते हो, आपकी मर्सिडीज़ में जा सकते हो। आपको 50 की रेंज में मर्सिडीज़ की C क्लास में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और आप लेना चाहते हो इस रेंज में, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी आपको, MG की ग्लॉस्टर मिल जाएगी। मिनी कूपर का भी तो एक नया लॉन्च हुआ है मिनी कन्वर्टेबल कूपर का, वो भी मिनी बहुत कूपर, ज्यादा इन है आजकल। वो भी मेरे ख्याल से आपको इसके उसके अराउंड लिए भी लोग कह रहे कि ऑलरेडी बुक हो गई है, ऑलरेडी बुक हो गई है, खरीद ली ऑलरेडी लोग। ऑलरेडी खरीद ली। बट एक गाड़ी मैं आपको और बताऊंगा, एक MG अपनी 7 सीटर लॉन्च कर रही है अगले साल, ये जो अपकमिंग 2026 आने वाला है। उसका नाम हमारा अभी उनका शायद डिस्क्लोज कर दिया है उन्होंने, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, बट देयर इज़ अ 7 सीटर कार। तो ये ग्लॉस्टर को अब शायद डिसकंटिन्यू करके वो 7 सीटर आने वाली है, तो आप ले सकते हो। और अगर लग्जरी में ही जा रहे हैं लोग, तो मर्सिडीज़, BM, रेंज रोवर, या इनमें से आप किस पे रिलाय ज़्यादा कर सकते हैं? किसी भी दिन मतलब किसी भी दिन आप लेना चाहते हो, मर्सिडीज़ सबसे पहले जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा यार पावर के शौकीन हो कि भाई मेरे को तो गाड़ी खुद चलानी है, BMW ले लो, BMW ले लो। बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा मर्सिडीज़ में भी अगर आप लेना चाहते हो, आप E क्लास ले लो सिडैन में। आप लेना चाहते हो कि यार मुझे ना अब SUV का फील चाहिए मर्सिडीज़ में, तो एंट्री लेवल आपकी आती है सबसे पहले GLC से अगर आपका 70-80 लाख से ज़्यादा का बजट है तो फिर आप GLE पे आ जाओ। सबसे पहले आपकी GLA आएगी, GLA आपकी बहुत कम बजट में आ जाएगी। GLA आपको कॉस्ट करेगी कुछ 50 से नीचे, आपको GLA मिल जाएगी। उसके बाद आपकी GLC आएगी, देन आपकी GLE आएगी, और सबसे महंगी जो आएगी वो तो फिर बजट के बाहर है, GLS 450 आती है, उससे भी ऊपर जाती है। बट अगर BMW का कंपैरिजन करें X5, X4, X7 से हम कर सकते हैं GLE का, GLE 350, सेम बजट सेम प्राइस रेंज में कौन सी रहेगी। बेटर है? GLE 350 मर्सिडीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? रिलायबल है, क्योंकि हर गाड़ी क्या होता है, ये गाड़ियों को आपको लेने के बाद चलाना और उसके बाद उनकी सर्विस और सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मर्सिडीज़ हमेशा इंडिया के हिसाब से हमेशा बेस्ट रहेगी। और मुझे इनका भी कंपैरिजन चलता है, जो मर्सिडीज AMG जो आती है और BMW M2, M4 वगैरह जो कंपटीशन वर्जन्स हैं उसके, तो इसमें आप क्या, किसी अगर कोई शौकीन हो तो आप क्या आप रिकमेंडेशन दोगे? मर्सिडीज़ AMG इज़ बेटर। M स्पोर्ट्स नो डाउट बहुत अच्छा है, पावर है, किट है, सब कुछ है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी अलग है। बट मेरा मानना है कि गाड़ी में सिर्फ वो नहीं बैठा जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में वो भी बैठे हैं जो साथ में बैठे हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं। तो सबका अगर मैं ड्राइविंग की से बात हटा के बैठने के कंफर्ट के हिसाब से बात करूँ तो मर्सिडीज़। और इन टोटल अगर हम गाड़ी के बारे में बात करें तो मर्सिडीज़ AMG किसी भी दिन। ऑल राइट ब्रो, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और अगर आप अपनी गाड़ी प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो भाई आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और अगर हाँ, तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप निखिल भाई को फॉलो कर सकते हैं। अभी तो हमने शॉर्ट में बात करी है, पर ये डिटेल में अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनके यूट्यूब और इंस्टा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम यहाँ फ्लैश भी हो रहा था। आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करिए। ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए, कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।